नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में हजारों युवाओं की जिंदगी और उनके भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। ये मामला है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद का। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों या सरकारी प्रक्रिया की नहीं है, बल्कि इसमें उम्मीद है, निराशा है और एक बहुत लंबा संघर्ष भी शामिल है। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ समाचारों के अंश हैं। इनमें हमें विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का दर्द और उनकी मांगें पता चलती हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का नजरिया भी सामने आता है। तो आज हम इन स्रोतों की मदद से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। असल में ये विवाद है क्या, कौन लोग हैं जो सड़कों पर हैं और क्यों हैं, उनकी मांगें क्या हैं और सरकार का इस पर क्या रुख दिख रहा है। चलिए मिलकर इस उलझे हुए मामले तो परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये मामला जैसा आपने कहा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा है। ये भर्ती जनवरी 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होने के कुछ समय बाद ही ये विवादों में घिर गई। मूल विवाद का केंद्र है आरक्षण। आरक्षित वर्ग के यानी ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के जो नियम हैं उनका ठीक से पालन नहीं किया गया है। उनका कहना है कि इस कथित आरक्षण में गड़बड़ी की वजह से जो सीटें उन्हें मिलनी चाहिए थीं वो उन्हें नहीं मिली और वे मेरिट में होने के बावजूद नियुक्ति पाने से रह गए। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, ये अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं तो कभी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 साल, ये तो वाकई एक बहुत लंबा अरसा है किसी भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने या उसमें न्याय पाने के इंतजार के लिए। और इन सालों के संघर्ष का असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। हमें जानकारी मिली है कि जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं, खासकर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा, ये शायद इन अभ्यर्थियों का एक संगठन है। जी, एक संगठन है उनका। हाँ, तो इसके बैनर तले इकट्ठा हुए लोग काफी निराश और कह सकते हैं गुस्से में हैं। और उनकी निराशा इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने इस साल दिवाली का त्योहार ना मनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि पिछले 5 साल से उनकी दिवाली इसी संघर्ष की भेंट चढ़ रही है। जब सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, तब वे अपनी नौकरी और हक के लिए भटक रहे होते हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है उनकी मानसिक स्थिति के बारे में। कि उनका सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। विरोध सिर्फ दिवाली न मनाने तक सीमित नहीं है। अब उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए और सीधे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक सूत्र बताता है कि इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में मंत्रियों के सरकारी आवासों का घेराव करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनके आवास को घेरने की कोशिश की थी। ये दिखाता है कि वे अब शायद बातचीत या आश्वासन से आगे बढ़कर सीधे टकराव का रास्ता अपनाने को मजबूर हो रहे हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। ये घेराव वाली बात तो स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती है, लेकिन इसमें एक और पहलू है जो मुझे बहुत अजीब और दुखद लग रहा है। अभ्यर्थी ये भी बता रहे हैं कि वे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं लड़ रहे, बल्कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी है उन्होंने। और दिलचस्प बात यह है कि वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच यानी एक जज की बेंच से जीत मिली। फिर मामला डबल बेंच यानी 2 जजों की बेंच में गया और वहां से भी उनके पक्ष में फैसला आया। जी, अब सवाल ये उठता है कि अगर हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच दोनों से केस जीतने का दावा ये अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? ये बात थोड़ी समझ से परे है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। यहीं पर यह मामला और ज्यादा उलझ जाता है। हाई कोर्ट से राहत मिलने के दावे के बावजूद ये अभ्यर्थी नौकरी से बाहर है, क्योंकि मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद होती है न्याय की, लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए वहां भी राह आसान नहीं दिख रही है। दोनों ही स्रोत जो हमारे पास हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले करीब 14 महीनों में यानी 1 साल से ज्यादा समय में उनके केस की सुनवाई के लिए 20 या 23 से ज्यादा बार 20 या 23 बार, हाँ, इतनी बार तारीखें तो लगी, लेकिन किसी न किसी वजह से प्रभावी सुनवाई यानी मामले पर विस्तार से बहस हो ही नहीं पाई। हर बार अगली तारीख मिल जाती है। 14 महीने में 20-23 तारीख है, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि मामला आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई कारण ये अभ्यर्थी बता रहे? हाँ, इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि प्रदेश सरकार इस मामले में लचर पैरवी कर रही है।
लचर पैरवी का मतलब शायद ये है कि सरकार की तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश हो रहे हैं वे या तो तैयारी से नहीं आते, या मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखते, या शायद सुनवाई को टालने का प्रयास करते हैं। अभ्यर्थियों को लगता है कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है और उनके प्रति संवेदनहीन है, यानी उनकी तकलीफ को महसूस नहीं कर रही है। उन्हें शक है कि सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए गंभीर ही नहीं है। तो स्थिति ये है कि हाई कोर्ट से जीत का दावा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और आरोप सरकार पर कि वो जानबूझकर देरी करवा रही है। ऐसे में इन हजारों युवाओं का भविष्य तो दांव पर लगा है। इस निराशा और अनिश्चितता के बीच अब ये अभ्यर्थी क्या चाहते हैं? उनकी फौरी मतलब तत्काल मांग क्या है सरकार से? उनकी एक बहुत ही स्पष्ट और समयबद्ध मांग है। जैसा कि एक सूत्र में मोर्चा के कुछ नेताओं सुशील कश्यप, भास्कर सिंह यादव, राजन जायसवाल, जगबीर सिंह चौधरी, इनके हवाले से बताया गया है, उनकी नज़र आने वाली 28 अक्टूबर की तारीख पर है। इस दिन उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उनकी मांग है कि इस सुनवाई में प्रदेश सरकार अपनी तरफ से एक हलफनामा यानी एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करे। हलफनामा एक तरह का लिखित बयान होता है जो कोई पक्ष कोर्ट में शपथ लेकर देता है। और इस हलफनामे में सरकार क्या लिखे, ऐसी उनकी मांग है? क्या होना चाहिए इसमें? उनकी मांग है कि सरकार इस हलफनामे में याची लाभ देने की बात कहे। याची लाभ का मतलब होता है कि जो लोग कोर्ट में याचिका लेकर आए हैं, यानी जो पिटिशनर्स हैं, उन्हें राहत दी जाए। तो ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे कि हाँ, इन याचिकाकर्ताओं को नौकरी दे देनी चाहिए। ये एक तरह से सरकार की तरफ से इन अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन होगा कोर्ट के सामने। अच्छा, तो ये चाहते हैं कि सरकार कोर्ट में इनके पक्ष में खड़ी हो जाए। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, मान लीजिए 28 अक्टूबर को सरकार ने ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया या इनके पक्ष में बात नहीं कही, तब क्या होगा? क्या उन्होंने आगे के लिए भी कुछ सोचा है? हाँ, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल साफ चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर 28 अक्टूबर को सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में यानी याची लाभ के समर्थन में हलफनामा दाखिल नहीं करती है, तो फिर वे चुप नहीं बैठेंगे। वे अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस तेज करने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने ये भी बताया है कि वे क्या कदम उठाएंगे, कैसे तेज करेंगे? उन्होंने इसके संकेत दिए पर कहना है कि इसमें राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करना शामिल हो सकता है। और इतना ही नहीं, वे विधानसभा का घेराव करने की भी बात कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव एक बहुत बड़ा कदम होता है। ये दिखाता है कि वे अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इस मामले में एक निर्णायक मोड़ चाहते हैं। मतलब आर पार की लड़ाई के मूड में देख रहे हैं। ये तो हुई अभ्यर्थियों की कहानी, उनका दर्द, उनका संघर्ष, उनकी मांगे और उनकी चेतावनी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस पूरे मामले पर सरकार का क्या कहना है, या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या हमारे सूत्रों में इस बारे में कोई जानकारी है? हाँ, एक सूत्र में हमें उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उनका बयान मिलता है। संजय निषाद सिर्फ मंत्री ही नहीं है, बल्कि वे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनकी पार्टी राज्य में बीजेपी की सहयोगी है। तो उनकी बात को सरकार और सत्ता पक्ष के रुख के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। जब उनसे इस शिक्षक भर्ती विवाद और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो अभ्यर्थी हैं, ये युवा हैं, ये शिक्षक बनने वाले लोग हैं और इसी देश के नागरिक हैं। इसलिए इनकी जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए और इनके साथ न्याय होना चाहिए। पहली नजर में ये काफी मतलब सहानुभूति भला बयान लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है कि न्याय होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने ये भी बताया कि ये समाधान होगा कैसे, खासकर तब जब मामला कोर्ट में है और अभ्यर्थी सरकार पर ही देरी का आरोप लगा रहे हैं? उन्होंने इस पे भी बात की। उन्होंने पहले तो ये कहा कि क्योंकि मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए सभी को धैर्य रखना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है जो अक्सर कही जाती है जब कोई मामला कोर्ट में होता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने वाली बात कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा कि इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये न्याय या तो कोर्ट के जरिए मिले या फिर विधायिका के जरिए। विधायिका के जरिए? जी हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के इंतजार के साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी सुझा दिया, विधायिका का रास्ता, यानी विधानसभा या संसद का रास्ता। और वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़कर योगी सरकार को, यानी अपनी ही गठबंधन सरकार को, ये सलाह भी दी
कि इस मामले को विधायिका में यानी विधानसभा में लाकर कानून या प्रस्ताव के जरिए इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सरकार का एक मंत्री कोर्ट में चल रहे मामले के बीच एक विधायी यानी लेजिस्लेटिव समाधान का सुझाव दे रहा है। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। एक तरफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं जी, और दूसरी तरफ सरकार के ही एक मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं तो विधायिका से हल निकालो। क्या इसका कोई मतलब निकाला जा सकता है? क्या ये सरकार के अंदर ही अलग अलग राय का संकेत है या कोई सोची समझी रणनीति है? ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे क्या है। हो सकता है मंत्री जी सच में समाधान चाहती हो और उन्हें लग रहा हो कि कोर्ट का रास्ता लंबा है, या ये भी हो सकता है कि ये अभ्यर्थियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक बयान हो, या शायद ये गठबंधन की राजनीति का कोई पहलू हो। लेकिन ये बात तो साफ है कि उनका ये बयान कि विधायिका से समाधान हो इस पूरे मामले में एक नया एंगल जरूर जोड़ता है। क्या मंत्री जी ने इसके अलावा और भी कुछ कहा? हमारे सूत्र में समाजवादी पार्टी का भी जिक्र था शायद। हाँ, सूत्र में ये लिखा है कि इस बातचीत के दौरान मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी कुछ निशाना साधा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, इसका कोई ब्यौरा उस सूत्र में नहीं है। इसलिए हम उस पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने क्या कहा होगा और क्यों। ठीक है, तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो ये तस्वीर काफी उलझी हुई और कह सकते हैं विरोधाभासी सी नजर आती है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तरफ हजारों अभ्यर्थी हैं। उनका दावा है कि उनके साथ आरक्षण के मामले में नाइंसाफी हुई है। वे कहते हैं कि वे हाई कोर्ट में केस जीत चुके हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में सालों से खिंच रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही, बल्कि जानबूझकर देरी कर रही है। वे इतने निराश हैं कि दिवाली जैसा त्योहार भी नहीं मना रहे हैं और सरकार को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हैं जो सार्वजनिक तौर पर मान रहे हैं कि हाँ, इन युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए, इनकी समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट से नहीं हो पा रहा तो विधानसभा में कानून बनाकर समाधान कर देना चाहिए। हाँ, ये अजीब है। ये एक अजीब सी स्थिति है। अभ्यर्थी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और सरकार का ये एक हिस्सा समाधान की बात कर रहा है, वो भी कोर्ट के बाहर के रास्ते से। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई एक जटिल और एक तरह से मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति है। 5 साल का लंबा संघर्ष, कानूनी जीत के बाद भी नौकरी का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट में अंतहीन तारीखें, त्योहारों का फीका पड़ जाना, ये सब मिलकर हजारों युवाओं और उनके परिवारों पर कितना मानसिक दबाव डाल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो आज हमने जो भी स्रोत देखें उनसे ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सिर्फ एक भर्ती विवाद नहीं है। ये आरक्षण के नियमों के कथित उल्लंघन से शुरू हुआ, फिर सालों लंबे संघर्ष में बदला और अब ये अदालती प्रक्रिया की धीमी रफ्तार, न्याय में हो रही देरी और सरकार की भूमिका पर गंभीर सवालों पर आके टिक गया है। अभ्यर्थी दिवाली का बहिष्कार कर रहे हैं और 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार से एक निर्णायक कदम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि सरकार के अंदर से भी न्याय और समाधान की जरूरत को स्वीकार किया जा रहा है। एक जिम्मेदार मंत्री ने न सिर्फ सहानुभूति जताई है, बल्कि कोर्ट के रास्ते के अलावा विधायिका के जरिए समाधान का एक महत्वपूर्ण विकल्प भी सामने रखा है। ये देखना होगा कि क्या इस दिशा में कोई पहल होती है या ये बातें सिर्फ बयान बनकर रह जाती हैं। ये पूरी बातचीत मुझे एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर कर रही है। जब न्याय पाने का सिस्टम, चाहे वो कोर्ट का हो या सरकार का, इतना लंबा और थका देने वाला हो जाए कि लोगों की जिंदगियां, उनके त्योहार, उनका वर्तमान सब कुछ दांव पर लग जाए, तो फिर इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यवस्था की जवाबदेही कहाँ है? और क्या ऐसे असाधारण मामलों में जहां हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा हो, और जैसा कि मंत्री जी ने भी इशारा किया, क्या हमें न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ या उसके समानांतर राजनीतिक या विधायी समाधानों के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।